तो अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है, जिस पे हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। यानी ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसलिए बनाया गया था ताकि दिखे कि फ्यूचर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस बेसिस पे बनेगा। सो दीज आर द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑन विच द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड। ये जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में प्रेजेंट करा था और इसमें टोटल 8 पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं। 8 पॉइंट्स एज इट इज कह सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो वैसे आप रीड कर देना ज़्यादा, मतलब सारे का सारा रीड कर देना, तो वो आपको एक एक पॉइंट मैं वैसे समझा दूंगा जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसमें, क्योंकि पूरा रीड करके कोई फायदा नहीं है। आप लोग खुद ही पढ़ देना, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना स्लाइड का, और या फिर जब नोट्स आपको डाउनलोड लिंक में दे दिए जाएंगे, जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें नोट्स मिल जाएंगे, तो आप इसको पूरा पढ़ लेना खुद से। मैं आपको एक एक पॉइंट समझा देता हूँ वैसे आगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। तो फर्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या कहता है कि इंडिया जो है इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक है। क्या होता है देखते हैं अब इसमें। देखो ये रहा पॉइंट, दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर्स इट्स फर्म एंड सोlemn रिजॉल्व टू प्रोक्लेम इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक एंड टू ड्रॉ अप हर फ्यूचर गवर्नेंस अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वो है इन इंडिया एज एन, एक सेकेंड, पेन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो डिक्लेयर करती है। ठीक है, क्या डिक्लेयर करती है? एक सेकेंड, इसकी थोड़ा सा वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डिक्लेयर इट्स फर्म एंड सोलेम रिजॉल्व टू प्रोक्लेम इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। प्रोक्लेम का मतलब क्या है? अनाउंस करती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि भाई हम इंडिया को प्रोक्लेम करेंगे इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। सो व्हाट इज इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक? एक सेकेंड, इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक क्या है? दिस पॉइंट प्रोक्लेम्स इंडियाज इंटेंशन टू बिकम अ फुल्ली इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट। यानी एक ऐसी स्टेट, या फिर स्टेट का मतलब पूरे कंट्री की बात करें हम, एक ऐसा कंट्री जो कि फुल्ली इंडिपेंडेंट है, जो कि किसी पे भी निर्भर नहीं है अपने अपने डिसीजन बनाने में। ठीक है, इट इज फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल और एनी एक्सटर्नल कंट्रोल। यानी हमारे जो इंडिया है उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। हम लोग खुद ही अपनी डिसीजन लेंगे। जो इंडिया है वो खुद ही अपने कोई भी, चाहे फॉरेन डिसीजंस हो, फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड डिसीजंस हो, चाहे इंटरनल डिसीजंस हो, उसमें इंडिया को हम प्रोक्लेम करते हैं दैट इंडिया इज अ इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है जहां पे हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, जहां पे हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कह सकते हो कंट्री होते हैं। एक तो मोनार्की होता है, दूसरा होता है रिपब्लिक। सो रिपब्लिक में क्या होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है, और जहाँ जो मतलब जो उसका ऑपोजिट होता है वो मोनार्की होता है, जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है? हेरिडिटरी होता है। ठीक है, सो दूसरा क्या होता है? मोनार्की, जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है? हेरिडिटरी होता है, हेरिडिटरी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, राजा का बेटा राजा। ठीक है, लेकिन इंडिया को इन्होंने किस तरह से अनाउंस करा कि इंडिया कैसा रहेगा? इंडिया रिपब्लिक कंट्री रहेगा, रिपब्लिक बनेगा, जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट क्या होगा? हेड ऑफ द स्टेट होगा हमारा इलेक्टेड। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं एक बार। सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं? वेयर इन द टेरिटरीज दैट नाउ कंप्राइज ब्रिटिश इंडिया। तो यहाँ पे टेरिटरीज की बात करी गई। किस चीज की बात करी गई? टेरिटरीज की बात करी गई। ठीक है, दैट नाउ कंप्राइज ब्रिटिश इंडिया, यानी जो ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरीज हैं। द टेरिटरीज दैट नाउ फॉर्म द इंडियन स्टेट्स, जो इंडियन स्टेट्स की टेरिटरीज हैं। सच अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एज आर आउटसाइड ब्रिटिश इंडिया, यानी ऐसे पार्ट्स ऑफ इंडिया जो कि आउटसाइड ब्रिटिश इंडिया हैं। एंड द स्टेट्स as well as other territories as are willing to be constituted into the independent sovereign India shall be union of all them। यानी जितनी भी मैंने अभी टेरिटरीज बताई, दैट इज जो ब्रिटिश इंडिया में प्रेजेंट मतलब उस टाइम जो ब्रिटिश इंडिया में, मतलब ये उस टाइम की बात चल रही है आपकी, 1946 की बात चल रही है। ठीक है, तो उस टाइम जितनी भी क्या बोल सकते हैं टेरिटरीज थी ब्रिटिश इंडिया में। ठीक है, दैट द टेरिटरीज दैट नाउ फॉर्म द इंडियन स्टेट्स, जितने भी इंडियन स्टेट उस टाइम फॉर्म हुए थे। ठीक है, एंड सच अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एज आर आउटसाइड ब्रिटिश इंडिया।
और ऐसे कह सकते हो स्टेट्स जो कि, या फिर ऐसे पार्ट्स जो कि ब्रिटिश इंडिया से बाहर के थे, और जो विलिंगली कह सकते हो, देखो अदर ऐसी टेरिटरीज जो कि विलिंगली यानी अपनी मर्जी से इंडिया को ज्वाइन करना चाह रहे थे, ये सारी टेरिटरी जुड़ के क्या बनेगा, पूरा इंडिया बनेगा। दैट इज इंडिया शॉल बी अ यूनियन ऑफ देम ऑल। ठीक है, एक बार डिटेल में समझते हैं, इसका हमने स्पेशली बना ही रखा है। ठीक है, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ टेरिटरीज, देखो तो सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ टेरिटरीज, एनविजन्स इंडिया एज अ यूनियन यूनियन कंप्राइजिंग। तो ये वाला कह सकते हो एनविजन करता है इंडिया को एज अ यूनियन कंप्राइजिंग ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज, एरिया अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंडर में था, प्रिंसली स्टेट्स जो कि ऑटोनोमस रीजन्स थे विद देयर ओन रूलर्स, ठीक है, बट अंडर ब्रिटिश सुजरेनिटी, ठीक है, एंड अदर रीजन्स विलिंग टू ज्वाइन द यूनियन। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है इंक्लूसिविटी, कि भाई हम सबको इंक्लूड करेंगे, एंड यूनिटी, while respecting the autonomy while respecting the autonomy of individual territories within the framework of our India। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है, wherein said territories, whether their present boundaries or with such others as may be determined by the Constituent Assembly and thereafter according to the law of the Constitution, shall possess and retain the status of autonomous units together with residuary power, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, and exercise all powers and functions of the government administration, save and except such powers function as vested in assigned in the union as on an inherent implied on the union resulting therefrom। ये थोड़ा सा बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको छोटा करके मैंने यहाँ पे लिख रखा है पूरा। सो ऑटोनोमस यूनिट्स विद रेजिडुअरी पावर्स, इसमें क्या है, थर्ड पॉइंट क्या बोलते हैं, द रीजन्स यानी जो स्टेट्स और प्रोविंसेस होंगे इंडिया को जो बनाएंगे, जो यूनियन ऑफ इंडिया की हमने बात करी, यूनियन ऑफ इंडिया किन चीजों से मिलकर बना है, यूनियन क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलकर एक चीज बनाते हैं। ठीक है, तो यूनियन ऑफ इंडिया क्या है, जहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स और प्रोविंसेस मिलकर पूरा इंडिया को बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, इनके पास क्या होगी, जो डिफरेंट स्टेट्स और प्रोविंसेस होंगे, ऑटोनॉमी होगी गवर्नेंस में, यानी ये अपने कुछ, सारे नहीं, कुछ डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं। ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजंस है वो भी ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ उन पावर को छोड़ के, ठीक है, जो कि असाइन टू द यूनियन है, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फिर जैसे आज हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है आज। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है, हमारे पास डिफेंस मैटर है, फॉरेन रिलेशन है, क्या उसमें स्टेट्स अपना कुछ रोल प्ले करते हैं, उसमें नहीं, उसमें सोल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होती है, सेंटर के पास होती है। ठीक है, तो स्टेट्स के पास क्या है, ऑटोनॉमी तो है गवर्नेंस में, जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस की अगर बात करें, तो स्टेट्स के पास उसमें हक है, वो अपना पूरा का पूरा ऑटोनॉमी है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है पुलिस का, कुछ ऑर्डर देना है, जो भी है लॉ लॉ की जो सिचुएशन आती है स्टेट्स में, वो स्टेट गवर्नमेंट खुद हैंडल करती है। ठीक है, समझ आ रहा है, तो उसमें क्या है, ऑटोनॉमी है इन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एक्सेप्ट यानी सिवाय ऐसी पावर्स के जो कि असाइन करी गई है सेंट्रल को, या फिर सेंटर को, या फिर यूनियन को, मतलब यूनियन का मतलब सेंटर बोला है। ठीक है, सबको समझ ही आ रहा होगा ये होप। एक सेकंड, ये रब करना है। आप देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो लिखा है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कि रेजिडुअल पावर है, जो अनस्पेसिफाइड पावर है वो किसके पास इन्होंने बोला है। ठीक है, वो किसके पास जाएगी, ऑटोनॉमस यूनिट्स, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। जो रेजिड्यू जो बची पावर है जो कि डिफाइंड नहीं है, फॉर एग्जांपल मैंने टोटल 10 पावर बोली, ठीक है, कि भाई सिविल विविल फॉरेन जितनी भी ये मैटर्स है, लॉ कह सकते हो, फाइनेंस वाइनेंस, मैंने कह सकते हो सेंटर को दे दिया, अभी ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, और बाकी जैसे फॉर एग्जांपल 6 पावर मैंने इसको दे दी, और 4 पावर मैंने स्टेट को दे दी, या फिर प्रोविंसेस, जो मैंने बोला प्रोविंसेस एंड स्टेट्स। अब फॉर एग्जांपल कोई 11th कोई ऐसी सिचुएशन आता है, कोई 11th सब्जेक्ट आ जाता है जो कि डिफाइंड नहीं है, मतलब इन 10 पावर में 11th कुछ भी डिफाइंड नहीं है, तो वो वाली किसके पास जाएगी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बोला गया है वो वाली पावर किसके पास जाएगी, हमारी स्टेट्स के पास जाएगी। वो किसके पास जाएगी, स्टेट्स के पास। और करंट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। ठीक है, रेजोल्यूटरी पावर अभी सेंटर के पास जाता है। ठीक है, सबको समझ आ रहा है। फिर इसकी बात करें सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बैलेंस इज द फेडरल स्ट्रक्चर,
बाय ग्रांटिंग सब्सटेंशियल ऑटोनॉमी टू द स्टेट्स। तो फेडरल स्ट्रक्चर को बैलेंस करता है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पावर देता है स्टेट्स को, लेकिन ये भी इंश्योर करता है कि जो यूनियन है उसके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग, मतलब जो हमारा जो यूनियन है उसके पास अच्छी इंपॉर्टेंट पावर्स है, यानी स्ट्रॉन्ग है हमारा यूनियन, ठीक है। ऐसा नहीं कि वीक यूनियन है कभी भी टूट सकता है, ऐसा नहीं है। तो फेडरल स्ट्रक्चर भी इसमें बोला गया कि मतलब इसमें स्पेसिफिकली फेडरल वर्ड यूज नहीं करा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पावर्स दी गई हमारे डिफरेंट स्टेट्स को और यूनियन को, उससे मिलके जो भी हमारा बना वो क्या बना, एकदम प्रॉपर स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर बना, ठीक है। साथ में स्ट्रॉन्ग यूनियन भी बना। सबको समझ आ रहा है वो? अब बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे, wherein all powers and authority of the sovereign independent India, its constituent parts and organs of the government are derived from the people। यानी all power, जितनी भी पावर है, अथॉरिटी है सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया की, ठीक है, वो और उसके पार्ट्स की जितनी भी पावर है, वो सारी पावर कहाँ से, और इवन गवर्नमेंट की ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, वो इवन वो पावर कहाँ से डिराइव हो रही है, वो पावर कहाँ से आ रही है, वो पीपल से आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये बहुत सिंपल है, समझ आना चाहिए आपको, ठीक है। पावर ड्राइव फ्रॉम द पीपल मीनिंग establishes all the authority in the independent India will originate from its people, not any external ruler or colonial power, ठीक है। इट हाईलाइट्स द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, वेयर द पीपल आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर। इसका मतलब क्या है, पीपल अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर है, यानी गवर्नमेंट में जितनी भी पावर आ रही है, स्टेट्स में, गवर्नमेंट में, पूरे इंडिया की जो भी पावर आ रही है वो कहाँ से डिराइव हो रही है, वो डिराइव हो रही है उसके लोगों से। यानी लोगों को हक दिया जा रहा है अपनी गवर्नमेंट चूज करने का। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर के किसी रूलर ने बोल दिया, कि ब्रिटिश से एक ऑर्डर आया कि भाई आज से हमारा इंडिया का पीएम एक्स पर्सन हो जाएगा, वाई पर्सन हो जाएगा। अब कोई कह सकते हो कोई ऐसा बाहर से कोई रूल आ जाएगा अचानक से कि भाई किसी दूर एक्स अमेरिका आज आज अचानक से बोल देगा कि भाई हमारी जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है। सारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो किसके थ्रू होता है वैसे, मतलब जो लोग हैं वो कैसे डिसाइड करते हैं कि भाई एक कंट्री कैसे चलेगा, अपना वोट देकर। तो लोग वोट देते हैं अपने, कह सकते हो रिप्रेजेंटेटिव्स को, एक से रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देते हैं लोग, ठीक है। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं इंडिया के, ठीक है, ये वोट देते हैं। तो ये वोटिंग पावर ही इतना इम्पोर्टेंट बनाती है। आज अगर हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर अगर अच्छे से रूल कर पा रहे हैं, रूल इज नॉट द राइट वर्ड, ठीक है, अगर आज अच्छे से गवर्नमेंट चला पा रहे हैं, ठीक है, तो वो किसकी वजह से चला पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वोट मिला है लोगों से। तो वो सारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहाँ से अपनी पावर ड्राइव कर रही है, लोगों से ड्राइव कर रही है। अगर लोग वोट नहीं करते तो पावर में कोई और होता आज, ठीक है। मतलब सबको समझ ही आ रहा होगा, आई होप सो, ठीक है। सो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सोवेरेंटी हमारे फोर्थ पॉइंट में बोला है इन्होंने, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, लेट्स सी, वेयर इन शॉल बी ग्रांटेड एंड सिक्योर टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया के सारे पीपल को क्या सिक्योर होना चाहिए, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, ऑफ अपॉर्चुनिटी बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो फिफ्थ पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स आए हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, फंडामेंटल राइट्स आए हैं, ये कहाँ से डिराइव हुए हैं, ये बेसिकली इस फिफ्थ पॉइंट से डिराइव हुए हैं। तो मैंने आपको बोला ही था कि दैट व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑन विच द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड, ठीक है। सबको समझ आ रहा है व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और ये इसकी अनाउंसमेंट कहाँ हुई थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हुई थी। किसने करी थी, किसने करी थी, जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे करी थी। ये फोटो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, नेहरू स्पीच वाइल मूविंग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। यहाँ पे सारे मेंबर्स बैठे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेहरू जी अपना इसकी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। दैट इज हमारा जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है, या उस टाइम जो करंट मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो किस सेट ऑफ प्रिंसिपल्स पे बनेगा। तो वो जितने भी हमने अभी तक पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, उन सारे सेट्स ऑफ प्रिंसिपल पे बनेगा। हमारा फ्यूचर इंडिया कैसा दिखेगा वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने बताया, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट है जो जो कि कह सकते हो सिक्योर करता है इंडियन पीपल को, या फिर इंडियन जितने भी सिटीजन हैं उनको, क्या, जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। तो जस्टिस क्या है, इंश्योर्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है। तो इंडिया में जितने भी लोग हैं, इंडिया में जितने भी लोग होंगे,
ठीक है, उनको क्या मिलना चाहिए? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर ऑल। इसका मतलब है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी, और सबको इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है, ताकि किसी भी उसमें मतलब किसी भी तरीके से इनइक्वालिटी ना रहे, किसी भी तरीके से इनइक्वालिटी ना रहे, ठीक है। इक्वालिटी गारंटीज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, ट्रीटमेंट अंडर द लॉ, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन और जेंडर। तो इक्वालिटी में क्या मतलब है इक्वालिटी का? कि भाई किसी को भी कह सकते हो गलत या फिर रॉन्ग ट्रीटमेंट ना मिले ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, कास्ट, रिलीजन और जेंडर। तो सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, एक ही तरह से ट्रीट करा जाए, चाहे वो किसी एक्स एक्स कास्ट का है, वाई रिलीजन का है, या फिर जेड जेंडर का है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी बंदा कहाँ से आ रहा है, ठीक है, और उसको कह सकते हो हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। मतलब ये इन्होंने पहले ही सेट कर दिया। तो ये सारे देख लो कहाँ से मिलता आ जा रहा है। अभी आपने पढ़ा नहीं है लेकिन आगे पढ़ोगे। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फ्रीडम, फ्रीडम की बात करें, इट ग्रांट्स सिटीजन्स फ्रीडम ऑफ थॉट। हर इंसान को अपनी सोच रखने का, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने का, अपना जो बिलीफ है उसको कह सकते हो अपने बिलीफ मानने का, फेथ रखने का, किसी भी भगवान को वर्शिप करने का, ठीक है, मतलब जो भी अपना रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं वो, ठीक है, एसोसिएशन फॉर्म करने का, ठीक है, कुछ भी एक्शन करने का, ठीक है, उस हर इंसान को फ्रीडम हो, क्या हो? फ्रीडम हो। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रीडम तो बोल दिया कि फ्रीडम हो, लेकिन आप बताइए अगर सबको, सब ही इंसान को हम ऐसे फ्रीडम दे देंगे कि भाई आप कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो सकता है? लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि भाई एक एक बंदा अपना फ्रीडम एंजॉय करे और हमें प्रॉब्लम हो जाए, बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो जाए। तो समझ आ रहा है? तो फिर सो इट ग्रांट्स फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, लेकिन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, जो कि लॉ लगाएगा, लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए, ठीक है, फॉर लॉ एंड मोरालिटी। तो ऐसा ना हो कि भाई हम बोले भाई आपको फ्रीडम है, फिर एक बंदा जा रहा है दूसरे बंदे को थप्पड़ मार दे रहा है, फिर कह रहा है कि भाई मुझे तो पूरा फ्रीडम बोला है आपने कि भाई फ्रीडम है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, जो कि इस डॉक्यूमेंट में भी एक्सप्रेस्ड है। तो फंडामेंटल राइट में पढ़ेंगे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, लेकिन इवन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी ये हमारा बोला गया इस चीज को, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट फॉर्म्स द कॉर्नर स्टोन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये मैंने बता ही दिया था आपको कि भाई कॉर्नर स्टोन बनाता है फंडामेंटल राइट के लिए, मतलब फंडामेंटल राइट यहीं से हमारे डिराइव हुए हैं। एम्फसाइजिंग इंडिविजुअल लिबर्टी, डिग्निटी एंड फेयरनेस इन गवर्नेंस, ठीक है, सबको समझ आ गया होगा ये वो। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, wherein adequate safeguards shall be provided। एडुकेट यानी प्रॉपर सेफगार्ड्स भी मिलेंगे किनको? माइनॉरिटीज को। प्रॉपर सेफगार्ड्स भी मिलेंगे किनको? माइनॉरिटीज को, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज को, ठीक है, डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो आपको पता ही है कि हमारे कह सकते हो पास्ट में हमने पढ़ाई है या फिर हम जानते होंगे कि कितनी, एंड इवन आज के ज़माने में भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है बैकवर्ड क्लासेस के साथ। ट्राइबल एरियाज में भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा जाता था उस टाइम भी, और इवन आज भी होता है, ठीक है। तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए, उनको प्रॉपर सेफगार्ड्स देने के लिए कि भी उनके साथ ऐसा गलत ना हो, तो ये वाला हमारा 6 पॉइंट ने बोला, ठीक है। सेफगार्ड्स फॉर माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, ठीक है, मीनिंग इट कमिट्स टू प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोटेक्शन फॉर, ये कमिट करा इसने कि भाई हम प्रॉपर प्रोटेक्शन देंगे किसको? माइनॉरिटीज को। रिलीजियस माइनॉरिटीज हो गई, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो गई, कल्चरल ग्रुप्स हो गए, ठीक है, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज, रीजन्स विद डिसएडवांटेज्ड पॉपुलेशन, डिप्रेस्ड क्लासेस, कम्युनिटीज हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड सच एज दलित्स। दलित्स के साथ आप सबको पता है कि उनका पास्ट कितना ही दर्दनाक रहा है। तो उनको प्रॉपर सेफगार्ड देने के लिए कि भाई उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब मिले, वो हमने पहले पढ़ ही लिया था। तो आज के जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन का हमारा कह सकते हो जो पॉइंट है वो कहाँ से आया होगा? ऑफकोर्स वो इस 6 पॉइंट से आया है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द, सॉरी, जो कि इस पॉइंट से आया है, जो कि है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर, ठीक है, सबको समझ आ रहा है? ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस, ठीक है, इंक्लूसिविटी, इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और इस चीज की सेफगार्ड कौन करेगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। और ये कहाँ पे स्टार्टिंग, इससे पहले कहाँ लिखा गया? ये लिखा गया हमारा, दैट इज 6 पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो 6 पॉइंट भी हो गया हमारा। वेयर इन shall be maintained the integrity of territory of republic, its sovereign rights on land, sea and air according to justice of law and of civilized nation। ये अब बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाले भी, ठीक है। इंटीग्रिटी ऑफ द रिपब्लिक, इट इंश्योर्स
द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात कर रही है यहाँ पे कि भाई जो लैंड है, सी है, एयर स्पेस है, ठीक है, ये जो भी इंडिया का पूरा, ठीक है, ये सॉरी पूरा का पूरा मैप बना देते हैं, ठीक है, माइंड मत करना प्लीज, ठीक है, अभी जल्दी में समझा रहा तो एक ढंग से नहीं बन पा रहा। तो इंडिया, अब यहाँ पे कह सकते हो ये पूरा सी राइट, ठीक है, इसके ऊपर एयर स्पेस होगा। सो इंडिया का जो लैंड है, ठीक है, उसकी जो उसके आसपास जो सी है और पूरा का पूरा एयर स्पेस है, तो वो किसका है? वो इंडिया का ही है। उसकी डिसीजन कौन लेगा उससे रिलेटेड? वो इंडिया ही लेगा। सो इंटीग्रिटी होगी हमारी रिपब्लिक की। रिपब्लिक मैंने बता ही दिया जहाँ पे इलेक्टेड हेड होता है, ठीक है। इट ऑल्सो एम्फेसाइजेस द प्रोटेक्शन ऑफ सोवरेन राइट्स इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ। तो इंडिया को हक होगा अपने अपने राइट्स को बचाने का। ऐसा नहीं है कि भाई इंटरनेशनली कोई भी कंट्री आके इंडिया को फिर से बुली करने लगे, फिर से रूल करने की कोशिश करे, तो ऐसा नहीं होगा। इट एड्रेसेस कंसर्न्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी आके इन फ्यूचर हमारी जमीन हड़प ले, कोई भी आके हमारे ऊपर वॉर छेड़ दे और हमारे किसी हिस्से को कब्जा ले, तो इट विल नॉट हैपन, बिकॉज हम क्या करेंगे, इस चीज को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बना के रखेंगे, तो विच वर क्रूशियल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द एंशियंट लैंड अटेन्स इट्स राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड। तो ये इंटरनेशनली बात हो रही है फिर से, in the world and makes it full willing contribution to for the promotion of world peace and welfare of the mankind। तो यहाँ वर्ल्ड पीस की बात कर लें, ठीक है, हम भाई हमारा देश वेलफेयर करेगा, ठीक है, पूरे मैनकाइंड के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई हम कह सकते हैं, मतलब बोलना नहीं चाहिए बट पाकिस्तान जैसे बन के रह जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट ऐसा पाकिस्तान वर्ड यूज नहीं करा, मैं खुद से ऐड कर रहा हूँ। सो इंडियाज रोल इन द वर्ल्ड क्या रहेगा? इट असर्ट्स दैट इंडिया विल मेक राइटफुल प्लेस एज अ रिस्पेक्टेड नेशन ऑन द ग्लोबल स्टेज टू एंड कंट्रीब्यूट टू वर्ल्ड पीस रखेगा इंडिया, ठीक है, पूरे विश्व में शांति बना के रखेगा, ठीक है, और कोशिश करेगा कि दूसरे देश भी बना के रखें, ठीक है, चाहे कैसे भी हो। द वेलफेयर हो, ह्यूमैनिटी हमेशा आगे बढ़े, ठीक है, और पूरी जो भी कह सकते हो ह्यूमन रेस है उसका फायदा होगा, मतलब ये हमारा इंडिया का रोल रहेगा। इट शोज इंडिया कमिटमेंट टू बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर, एक जिम्मेदार मेंबर बनेगा इंटरनेशनल कम्युनिटी का इंडिया, रिफ्लेक्टिंग आइडियल्स ऑफ नॉन वायलेंस। हम वायलेंस नहीं करेंगे। आप देखोगे जितने भी वॉर्स हुए हैं इंडिया में, इंडिया ने कभी भी फर्स्ट मूव नहीं लिया है, हमेशा बाहर की कंट्रीज ने ही, इवन पाकिस्तान, चाइना, इन्होंने हमारे साथ, इनके साथ ही वॉर हुए हैं, और हमेशा इन्होंने ही फर्स्ट मूव लिया है इन एनी वॉर। सो ये क्यों है हमारा? बिकॉज हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इवन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी चीज पे बेस्ड है, दैट इज नॉन वायलेंस एंड कोऑपरेशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो हम एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बन के रहेंगे। लेकिन पिछले पॉइंट में रिस्पॉन्सिबल मेंबर का मतलब ये नहीं है कि भाई हम अपनी जमीन दे देंगे किसी को, नहीं, हम अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी भी मेंटेन करके रखेंगे साइड बाय साइड, ठीक है। ये वाले पॉइंट में हमने यहाँ पढ़ लिया था। सबको समझ आ गया हो गया, आई होप, ठीक है। दिस वॉज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। तो चेंजेस क्या थे इंडिपेंडेंस एक्ट में? इट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट्स ग्रेजुअली ज्वाइन द सीए। तो जैसे ही इंडिपेंडेंस एक्ट आया, तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको बेसिकली परसुएड करा हमारे डिफरेंट लीडर्स ने, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजन थे जिनकी वजह से जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो धीरे धीरे क्या करने लगा, और उन्होंने धीरे धीरे ज्वाइन कर लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। हमने पढ़ा था पहले दैट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को टोटली बॉयकॉट कर दिया था उन्होंने। जो इवन फर्स्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो उसमें एक भी प्रिंसली स्टेट ने पार्टिसिपेट नहीं करा था, ठीक है। आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ माउंटबेटन प्लान, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलॉन्ग विद मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनेंट, ठीक है। तो जैसे ही माउंटबेटन प्लान एक्सेप्ट हो गया था, तो जो रिप्रेजेंटेटिव थे जो कि इंडियन स्टेट से थे, ठीक है, उन्होंने इवन मुस्लिम लीग ने भी ज्वाइन कर लिया था, दैट इज, और वो भी मुस्लिम लीग कौन सी वाली, जो जो कि इंडियन डोमिनेंट में प्रेजेंट थे उस टाइम, ठीक है। तो उन्होंने भी क्या क्या ज्वाइन कर लिया था, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चेंजेस मेड बाय द एक्ट। तो इंडिपेंडेंस एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या चेंज करा? आपको पता ही है ना कि हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली बॉडी थी उसका नाम क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें डिफरेंट लीडर्स थे जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे और पार्शली नॉमिनेटेड थे, ठीक है। नॉमिनेटेड जो मेंबर्स थे वो कहाँ से आ रहे थे? हमारे प्रिंसली स्टेट से आए थे, ठीक है। सबको समझ आ रहा है? तो दो दो जो इंडिपेंडेंस द इंडिपेंडेंस एक्ट था, तो वो उसने क्या चेंजेस लेकर आया? उसने जो है ना क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फुल्ली सोवरेन बॉडी बना दिया। फुल्ली सोवरेन बॉडी यानी ऐसी बॉडी जो खुद के डिसीजन लेगी,
ठीक है, उसको कोई इंटरफेयर नहीं करेगा उसके डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, विच कुड फ्रेम, जो फ्रेम कर सकती थी एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट वांटेड, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सकती थी अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और वो किसी भी लॉ को तोड़ सकती थी, या फिर मतलब तोड़ना सही नहीं, ये वर्ड मतलब तोड़ना सही वर्ड नहीं होगा, वो किसी भी लॉ को कह सकते हो एंड कर सकती थी, या फिर चेंज कर सकती थी, मॉडिफिकेशन कर सकती थी बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट भी होगा। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ उस टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट का अगर एप्लीकेबल होगा, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो चेंज कर सकती थी। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी इट ऑल्सो वर्कड एज लेजिस्लेटिव बॉडी। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो ऑल्सो एक्टेड एज लेजिस्लेटिव बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के आप दो रोल डिफाइंड हो गए, दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना है, और जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसमें लॉ मेकिंग भी करनी है। जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसमें क्या करना है, लॉ मेकिंग भी करनी है।